तो रूस और यूक्रेन के बीच हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बुधवार को तो ये मामला दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा तक पहुंच गए और महासभा में सभी के अपने अपने तर्क थे। यूएन महासभा के मंच पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के फैसले को गलत बताया। दुनिया के सभी देशों से बातचीत के रास्ते समाधान निकालने की अपील की गई और इसी मंच पर रूस और यूक्रेन के बीच भी जमकर बयानबाजी हुई। यूक्रेन ने दुनिया भर के देशों से रूस के खिलाफ एकजुट होने की अपील की तो रूस ने यूक्रेन को डॉनबॉस के नरसंहार की याद दिला दी। यहां तक कि रूस ने यूएन महासचिव से भी आलोचना कर दी। इसी मंच पर जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन भी मौजूद रहे। अमेरिका ने सभी देशों से कहा कि वो एकजुट हो जाए ताकि रूस अपने फैसले के लिए अलग थलग पड़ जाए। इधर यूक्रेन में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और कुछ इलाकों में तो युद्ध के हालात देखते हुए मॉक ड्रिल भी किए जा रहे हैं ताकि लोग आने वाले हालातों के लिए तैयार रहे। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि यूक्रेन के इमरजेंसी के ऐलान के बाद रूस कीव में अपना दूतावास बंद कर रहा है। तो यूक्रेन संकट पर अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे तक पहुंच गया है और यूनाइटेड नेशंस इस विवाद में यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। यूएन महासचिव ने रूस के फैसले की आलोचना तो की, लेकिन वो ये भी अपील करते दिखाई दिए कि मसला बातचीत से हल हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। It's time to establish a ceasefire and return to the path of dialogue and negotiations to save the people in Ukraine and beyond from the scourge of war. We have no intention of fighting Russia. तो यूक्रेन का संकट अब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया है। वही पंचायत जिसका एक पंच खुद रूस भी है। बुधवार को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूक्रेन के संकट पर चर्चा हुई और पूरी चर्चा के दौरान यूएन यूक्रेन के साथ ही खड़ा दिखाई दिया। यही नहीं, यूएन महासचिव ने दुनिया भर के देशों से यूएन चार्टर के अनुच्छेद 33 का इस्तेमाल करने की अपील की। The decision of the Russian Federation to recognize the so-called independence of the Donetsk and Luhansk regions and the follow-up are violations of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. I urge all parties to make full use of Article 33 of the Charter and its diverse instruments of pacific settlement of disputes. हालांकि इस बीच यूएन महासचिव ने अपने भाषण में ये मजबूरी भी दिखाई कि कैसे बड़े देश उसे दरकिनार करके अपने मन की करते हैं। The Minsk agreements, approved by the Security Council and that I strongly supported from the beginning, were surviving in an intensive care unit thanks to a number of life support devices. But now those devices have been disconnected. यूएन महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो वहां रह रहे लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए कठिन समय होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यूएन के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। In conflict, civilians, including women and children, always suffer first and suffer most. If the conflict in Ukraine expands, the world could see a scale and severity of need unseen for many years. Mr. President, I'm fully committed to support all efforts to resolve this crisis without further bloodshed. My good offices remain available. We cannot and will not relent in the search for a peaceful solution. यूएन महासचिव ने रूस को तो कड़े शब्दों में समझा दिया कि उसका उठाया हुआ कदम गलत है, लेकिन अपने बयान में वो ये भी समझा गए कि उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं। हालांकि बातचीत के यूएन महासचिव की अपील पर रूस का क्या रुख होगा, ये गौर करने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएन महासभा में बुधवार को यूक्रेन ने भी अपनी बात सभी देशों के सामने रखी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया से उम्मीद जताई कि वो यूक्रेन की मदद के लिए रूस को रोकेगा और साथ ही ये भी कहा कि अगर आज रूस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में चीजें और भी खतरनाक हो जाएंगी। लेकिन रूस ने यूक्रेन के इन दावों को खारिज कर दिया है। His Excellency Dmytro Kuleba, Minister for Foreign Affairs of Ukraine.
पुतिन का ये सिग्नेचर क्या यूक्रेन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि यूएन महासभा में बुधवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी दुनिया के सामने अपनी बात रखी और उनकी बातों से लग रहा था कि स्थिति शायद यूक्रेन के हाथों से निकल गई है। Mr. President, you have chosen the word hope as a motto for your presidency. The same feeling currently dominates the mindsets of Ukrainians and people around the globe. यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सभी देशों को दोनों विश्व युद्ध की याद दिलाई और कहा कि इस समय हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। We all read history books. We all watched movies about the mistake politicians made in the run-up to 1914 and 1939. We are currently at the middle of the largest security crisis in Europe since the Second World War. This crisis was created and is being escalated by one side unilaterally, by the Russian Federation. अपने भाषण में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया से मदद की अपील करते हुए कहा कि अगर रूस को यही नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया को यूक्रेन के साथ दर्दनाक परिणाम भुगतने होंगे। I warn every nation in this distinguished chamber. No one will be able to sit out this crisis if President Putin decides that he can move forward with his aggression against Ukraine. Your governments and your people will face painful consequences together with our government and our people. This is why we need to use this last chance for action and stop Russia where it is. लेकिन यूक्रेन की इन सभी बातों को रूस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वैसेली नेबेंजिया ने अपने संबोधन में कहा कि वो डॉनबास में हुए नरसंहार को नहीं भूलेंगे। В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека, права на жизнь, наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе 4-миллионного Донбасса. Мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все 8 лет конфликта. रूस के राजदूत ने अपने संबोधन में यूएन महासचिव के बयानों की भी तीखी आलोचना की और कहा कि वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो स्थिति और उनके जनादेश के अनुरूप नहीं है। К нашему сожалению, генеральный секретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН. यूएन महासभा में हुई बातों से साफ लग रहा है कि रूस अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यूक्रेन पूरी दुनिया से उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिए हैं, लेकिन क्या ये प्रतिबंध रूस को रोकने के लिए काफी होंगे? यूक्रेन की बातों को सुनकर तो यही लगता है कि इसकी उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर यूक्रेन ने रूस की आक्रामकता को देखते हुए देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने कुछ शहरों जैसे कि लवीव में स्थानीय प्रशासन मॉक ड्रिल कर रहा है ताकि जो वहां लोग हैं वो किसी भी हालात के लिए तैयार किए जा सके। लेकिन इमरजेंसी का ऐलान होते ही कीव में रूस ने अपना दूतावास खाली कराना अब शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन लवीव शहर का नजारा है, जहां पुलिस कुछ इस तरह की तैयारी करती हुई दिख रही है। इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस स्थानीय लोगों से आगे आने वाले हालातों के लिए तैयार रहने की सलाह दे रही है। लवीव फिलहाल यूक्रेन के उन शहरों में से है जहां अमेरिका ने हाल ही में अपना दूतावास शिफ्ट किया था। रूस की ओर से बढ़ते हुए दबाव के बाद लवीव शहर राजनयिकों, कंपनियों और अन्य शहरों में असुरक्षा महसूस कर रहे लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया था। उधर कीव में इमरजेंसी का ऐलान होने के बाद रूस के दूतावास में कुछ इस तरह की हलचल दिखाई दी।
यही नहीं, इसके कुछ देर बाद दूतावास के पास बने इस कमरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इसके मायने तो यही समझे जा सकते हैं कि रूस अब कीव में बस कुछ दिन का मेहमान है। यूक्रेन में यूएन महासभा में इस बात पर जोर दिया था कि रूस उसके दरवाजे पर टैंकों के साथ खड़ा है और हमला कभी भी हो सकता है। और बुधवार को आई इन दो तस्वीरों से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि युद्ध अटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस पहुंच गए हैं। हालांकि इमरान के इस दौरे के पीछे व्यापारिक और आर्थिक एजेंडा बताया जा रहा है और अपने रूस के दौरे से इमरान बेहद खुश दिखाई दिए। आपको बता दें कि आखिरी बार सन 1999 में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था। साल 1999 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने रूस का दौरा किया था। हालांकि इस बीच रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान राजनेताओं के बीच मुलाकातें होती रही, लेकिन ये सभी मुलाकातें किसी तीसरे देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई। लेकिन लगभग 23 साल बाद ये देखने को मिल रहा है जब इमरान खान पहुंचे हैं रूस और पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री इस तरह से रूस के दौरे पर है। आइए हम आपको सुना देते हैं कि इमरान खान ने रूस की धरती पर कदम रखते हुए क्या कुछ कहा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.